इसकी पीठ पर इतना बड़ा लोहे का गेट क्यों बांधा, खच्चर पे क्यों नहीं लाए? खच्चर भी तो है यहाँ। तो बोले खच्चर की पीठ ऐसे होती है तो टूट सकती है इतने वजन से, तो कम वजन उठाएगा खच्चर चढ़ाई पे, लेकिन आदमी की पीठ सीधी होती है। तो ऐसे ही इसकी पीठ पे बंद, मैंने कहा तो कहीं बैठ भी नहीं पाया होगा। बोले नहीं, ये खड़े खड़े ही अपने मतलब निवृत्ति भी किया होगा, एक दो जगह पे लघु शंका वगैरह गया होगा, खड़े खड़े ही खाया होगा, पानी पिया होगा, और ये करीब 8-10 घंटे में यहाँ पहुँच गया। लेकिन इसको अच्छी मजदूरी मिली। मुझे उसी में केदारनाथ दिखी और मुझे लगा भगवान के दर्शन हो गए, यही केदारनाथ है। और मैं वहीं तय करके आई थी केदारनाथ की ध्वजा को देखते हुए कि पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए राजनीति करूँगी। जो खच्चर नहीं कर सकता है वो उससे करवाया जा रहा है, और जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे मैं तब तक राजनीति करूँगी, और मैं अगले जन्म में भी इनके लिए राजनीति करूँगी। गंगा तो मेरी ज़िंदगी में आई तो उन्होंने मेरी बहुत बड़ी कमी पूरी की। मैंने अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। मेरी शादी की बातें चली हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसको आत्मिक प्यार कहते हैं, मैंने सिर्फ अपनी माँ से किया, और मैंने अपनी माँ खो दी 81 में। मुझे गंगा में माँ मिली फिर, और मुझे जो माँ से सुकून मिलना था वो गंगा से मिला। और गंगा कहीं महादेव से जुड़ी है, केदार बाबा से, क्योंकि मंदाकिनी उसमें आके मिलती है। तो इसलिए मैं तो राजनीति तब तक करूँगी जब तक इस प्रकार के लोग इस धरती पर रहेंगे जो खच्चर से बुरे काम करने के लिए तैयार होंगे। उनके लिए मुझे जिंदा रहना है, जीवित रहना है। उनके लिए मुझे राजनीति करनी है, बीजेपी को मजबूत बनाए रखना है। तो मैं बीजेपी के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पर राजनीति कर नहीं सकती हूँ। मैंने अलग पार्टी बनाई तो उस समय पर भी मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, तो मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी थी। मैं बीजेपी के प्रांगण से बाहर हुई थी, लेकिन मैं बीजेपी के विचारधारा से बाहर नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो बीजेपी की एक ऐसी धारा थी कि मैं गंगा की सबसे निर्मल पावन धारा थी मेरी अपनी पार्टी। उनने कहा, उसमें मोदी जी का भी विशेष योगदान था मुझे बीजेपी में वापस लाने का, क्योंकि नितिन गडकरी, मेरे को यही नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी नेता हूँ कि मेरा इतना बड़ा विरोध होगा। क्या भोपाल और क्या दिल्ली सब एकजुट थे कि उमा भारती को बीजेपी में नहीं आने देना। सब नहीं, लेकिन हाँ जो माइटी लोग थे, वो महत्वपूर्ण लोग, ताकतवर लोग। उस समय पर नितिन जी को अंदाज ही नहीं था कि उमा भारती को बीजेपी में आने का निमंत्रण देना यानी बहुत बड़ी आफत को बुलावा दे देना। उस समय पूरा मोदी जी ने उनका साथ दिया कि नहीं, आप उमा बहन को लो, और जो इस्तीफा देने की धमकियां देते हैं उनके इस्तीफे भी ले लेना, कोई नहीं देगा, खाली धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ बपतियाँ हैं। तो मुझे तो मोदी जी स्वयं बीजेपी में सपोर्ट, नितिन जी का सपोर्ट करते हुए ले आए हैं। मेरे मन में कभी उनके प्रति ना अश्रद्धा हो सकती है, ना अनादर हो सकता है, ना आक्रोश हो सकता है। मैं बीजेपी में बहुत खुश हूँ। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने आप को सुपरस्टार मानती हूँ, लोगों का सुपरस्टार। और गंगा जी मेरी माँ हैं, और केदारनाथ में उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हो, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको, पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूँगी, बीजेपी में रहूँगी, राजनीति करूँगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना ये वाला, गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है बिल्कुल। तो यही निवेदन मुझे आप लोगों से करना है, क्योंकि आपका मुझे सहयोग मिल जाता है। और मैंने तय किया था मैं अपने घर पे ही बोलूँगी। मैं दिल्ली में भी प्रेस कर सकती थी, मुझे प्रेस ढूंढ रहा था दिल्ली में, लेकिन मैंने तय किया था कि नहीं, हम अपने घर पे बैठ के अपने घर के लोगों से बात करेंगे। तो जी मेरा हो गया। जेपी नड्डा साहब क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई? हो सकता है करें, मेरी नड्डा जी से नहीं हुई, मेरी तो संतोष जी, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम संगठन मंत्री को कन्वे करते हैं, तो मैंने, संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि अध्यक्ष से ज़्यादा, तो हमने संतोष जी को कन्वे किया, BL संतोष जी को, कि आप सबको कर दीजिए, क्योंकि वो सबको कर देते हैं फिर। और उसके पहले मैंने जिसको किया वो तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और मैंने उस सरकार और संगठन दोनों का सहयोग भी मांगा है इन 2 सालों में गंगा कार्य के लिए। 2019 से 2024 तक आप लगातार कहती हैं। हाँ, मैं कहती रही, मैं 2024 की 20 जनवरी तक कहती रही। 21 जनवरी की शाम को मैं अयोध्या में कह रही थी कि हाँ मैं लड़ूंगी, और सीटों पे वो 22 को, वो आप थे नहीं क्या जब मैंने बोला है, वहीं बैठे बैठे रामलला के सामने बैठे बैठे मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी थी कि मैं गंगा का कार्य ठीक से पूरा नहीं कर पाई। अशोक सिंघल जी ने जो दृढ़ता दिखाई मुझे वही दिखानी है।
उस दिन भी किसी से मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो अन्य संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, तो 2-3 सीटों पर मुझसे बात कर रहे थे, यूपी की, मध्य प्रदेश की नहीं, उसमें मध्य प्रदेश की कोई सीट नहीं थी, यूपी की थी और झांसी नहीं थी, वो सीटें झांसी नहीं थी, तब भी बात चल रही थी मेरी। लेकिन जिनसे मेरी चल रही थी वो बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बीजेपी उनकी बात मानती है वाले पोजीशन के व्यक्ति थे। तो मैं लखनऊ से जब चली हूँ तो ये तय हुआ कि मैं लौट के आऊँगी और रात को उनके पास बैठ के तय करूँगी कि क्या करना है, और अचानक वहाँ सब कुछ बदल गया अयोध्या में। ऐसे ही होता है, मेरी राजनीति भी ऐसे ही हुई थी शुरू, जो मैंने 84 में शुरू की थी। ऐसी ही एक घटना अन्याय की हो गई थी जिसके कारण शुरू हुई थी। राम मंदिर निर्माण लेकिन ये आप अगर सांसद रह करके भी तो आपके गंगा के काम के लिए आपको नहीं, वो नहीं रह करके भी तो आप गंगा का काम कर सकते हैं। नहीं हो पाता। संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी को मैं बहुत गंभीरता से लेती हूँ। मैं झांसी के लोगों को पूरे समय उपलब्ध रही हूँ। जब तक योगी जी की सरकार नहीं बन गई तब तक 3 साल जिस तरह से मुझे झांसी को प्रोटेक्ट करना पड़ा है और ध्यान रखना पड़ा है, उसमें मैं इतनी थक गई थी। मंत्रालय का काम, गंगा जी का काम, झांसी का काम, इट वॉज सच ए टायरिंग, मतलब इतना थका देने वाला काम था वो। और वो एक ढलान का भी समय आता है, 55 की उम्र हो रही थी मेरी और मैं अपने आप को बिल्कुल झोंके हुए थी। 53-54 की शायद उम्र हुई थी, नहीं हो सकता। आगे राज्यसभा जाने की, आगे राज्यसभा के रास्ते दीदी जो बीजेपी की अभी सूचियां आई हैं, ऐसा तो नहीं बीजेपी की सूची देख के हताश हो गई आपके? मैंने जब बीएल संतोष से बात की है ना तो सूची आई ही नहीं थी। मैं 24 तारीख को मिली हूँ बीएल संतोष। आपको कह दिया गया हो कहीं वरिष्ठ से बात हुई? तो वो आप वरिष्ठों से ही पूछ लीजिए फिर, या तो आप मेरा सच मान लीजिए, नहीं तो जो वरिष्ठ लोग हैं जो आप द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। दीदी योगी जी से भी मुलाकात हुई थी? मेरे को लोग चाहिए। दीदी जो राम मंदिर आंदोलन में लोग जुड़े हुए थे, योगी जी का जवाब दे दूँ। हाँ, योगी जी से आप मुलाकात हुई थी, दोनों ने भी कुछ कहा था कि चुनाव को लेकर उनकी भी बात हुई? नहीं, मेरी योगी जी से चुनाव को लेकर बात नहीं होती। हम राजनीतिक बातें बहुत कम करते हैं, हम दूसरी बातें करते हैं। और दोनों बिल्कुल भाई बहन के, हमें वो जब 18 साल के थे तब से उनको जानती हूँ। मेरे से छोटे हैं 13 साल। तो मैं उनको यद्यपि चूँकि वो गोरखपुर पीठ के महंत हैं तो उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन छोटे भाई के नाते उनसे स्नेह भी बहुत रखती हूँ। उसके बाद ये चर्चाएं हुई थी ना कि उत्तर प्रदेश से आप लड़ सकती हैं चुनाव? नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश से लड़ने की ही चर्चा थी हमेशा से। हाँ, हमेशा से थी। एक आध सीट और भी थी, लेकिन फैसला ना उधर से हुआ था ना इधर से। मैं फैसले की बात नहीं कहूँ क्योंकि फैसले पे आने की घड़ी आई ही नहीं थी। उसके पहले ही मैंने 22 जनवरी को फैसला कर लिया और 24 जनवरी को संगठन मंत्री जी को सुना भी दिया, 24 फरवरी को। दीदी राज्य के राम मंदिर में दो आप आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे प्रमुख तौर और पे, क्या प्रमुखता से ऐसा जो जुड़े संकेत है कि थे, सनातन चाहे वो विनय कटियार जी हो, आप हो, जयभान सिंह पवैया हो, जो प्रमुखता से जो आगे लोग थे, वो चाहे खुद मना कर रहे हो या उनके टिकट काटते हो, बहुत सारे तमाम लोग जो है अब चुनाव नहीं वो लड़ रहे हैं। अपना इस पक्ष बात को स्वयं कैसे बताएं। नहीं, वो अपना पक्ष स्वयं बताएं। नहीं, सब नहीं, मैं उनके तो पक्ष की आप तरफ से पूरे प्रवक्ता मामले नहीं, को कैसे देखते हैं? मैं उनकी प्रवक्ता में कैसे भी नहीं देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मोदी जी स्वयं राम जन्मभूमि के पहली जो रथ यात्रा निकली है मंदिर निर्माण की, उसके आर्किटेक्ट थे। प्रमोद महाजन जी रथ यात्रा पे सवार थे, वो रथ यात्रा के वो थे, मतलब सारथी थे। और पूरा आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए तो बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से एक तो सीधा प्रधानमंत्री बना हुआ है। अच्छा दीदी, अभी आपने कहा कि अब इनकी सुन लें, दीदी प्रदेश इसके बाद आपकी। प्रदेश में दो आप लोग साध्वी सक्रिय हैं राजनीति में, एक को टिकट नहीं मिला और एक लड़ना नहीं चाहती। क्या अब पार्टी को सनातन का झंडा कांग्रेस के मुकाबले के लिए जरूरत नहीं है? क्या छिंदवाड़ा में अभी भी चांस है कि कोई साध्वी या सनातन का झंडा लिए तो कैसी बना? सनातन का झंडा आप लोग फहरा रहे हो, भारतवंशी फहरा रहे हैं, स्त्री पुरुष फैला रहे हैं, गंगा में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ फहरा रही है, रामलला के दर्शन के लिए भीड़ बंदी नहीं हो रही है। सनातन का झंडा, हम भगवान नहीं हैं कि हमारी वजह से सनातन का झंडा फहरा रहा हो। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। सनातन का झंडा जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी फहरा रहा था। जब औरंगजेब चोटियाँ और जनेऊ काट रहा था तभी करोड़ों कंठों में चोटियाँ और जनेऊ थे। इसलिए कोई दावा ना कर दे कि मेरी वजह से सनातन का झंडा फहरा रहा है, फिर तो वो टिटहरी के जैसा हो जाएगा जो सोचती है मेरी टांगों पे आसमान टिका हुआ है। दीदी साध्वियों को किनारे किया जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर को कट गए थे। प्रज्ञा मैं तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पे करने
प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए, जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी हैं। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले दें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ महापुरुषों के नाम थे कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के, कि एक भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। एक कल्पना, उनको ना एक इल्यूज़न हो गया था और उस इल्यूज़न को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की ज़रूरत है, कहाँ हुआ? शिलान्यास हुआ तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो क्या हुआ, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या हुआ? देश ने एकजुटता के साथ सुना है। तो इसलिए दीदी माँ का टिकट कटा है। दीदी माँ बोल रही थी तो मैं सुन भी रही थी, मैं उनको दीदी माँ कहती हूँ। वो आई भी मुझसे छोटी हैं लेकिन उनके चरण छूती हूँ, क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें। दीदी मेरा सवाल ये, हाँ। आपने कहा कि अरे बहुत सज्जन आदमी का सुन लेने देना। आपने कहा अशोक सिंघल की वजह से प्राण प्रतिष्ठा हो पाई राम मंदिर की। बीजेपी कैंपेन कर रही कि नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है? नहीं, मैं जो कही आप फिर से रिपीट उसको वीडियो में देखो। मैंने कहा अशोक सिंघल जी अपने निर्णय पर अडिग रहे कि मंदिर बन के रहेगा, मैंने ये कहा है। बाकी आखिरी छोर में तो प्रधानमंत्री जी थे ना, प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। अशोक सिंघल तो है ही नहीं धरती पे, वो कहाँ से आते वहाँ पर, ये कहा है मैंने। आप देखो ना उसी वीडियो को फिर से, और मैं फिर उसको रिपीट करूंगी कि अशोक सिंघल जी की अडिग निष्ठा के कारण ही, नहीं तो बीच में एक सेटबैक आ गया था। 99 के हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर था ही नहीं, जबकि 96 के मैनिफेस्टो में था, 98 के मैनिफेस्टो में था, लेकिन 99 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। उस समय पर अशोक सिंघल जी अनशन में बैठ गए थे अयोध्या में, और अटल जी ने मुझे भेजा था उनका अनशन तोड़वाने के लिए। वो अडिग थे कि मुझे देवराह बाबा ने कहा कि मंदिर बन करके रहेगा, तो मुझे अशोक जी ने कहा है कि तुम गंगा का काम करके रहोगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्राण प्रतिष्ठा में वो कहाँ से होते। अटल जी नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, आपने कहा 99 एक सवाल इधर, नहीं, 99 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, तो उसमें सब सहयोगियों की राय से चलना पड़ता है। जब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो हम लोगों ने बयान दिया वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, वो ये था कि हमारी राम जन्मभूमि पर आस्था रहेगी, हम बीजेपी के नाते इस पर आस्था रखेंगे, लेकिन चूंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सबकी सहमति से बना, इसलिए इसमें नहीं है। हाँ हाँ, बहुत सज्जनतम। हाँ, तुम्हारा हुआ था, इस बेचारे का नहीं हुआ था, पहले इनका कर लो। अच्छा ओके, चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो। हाँ अभी तू एक सवाल कर चुका दादा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? लिस्ट आ रही है, उस दौरान सब नेताओं को अलग अलग मुद्दों की याद आ रही है। बैठ जाओ ना। जैसे जयंत सिन्हा जी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैं जलवायु परिवर्तन पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव में चढ़ाइए। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं तो क्रिकेट की दिशा में काम करना चाहता हूँ। ये लिस्ट आने के एक दिन पहले, अब आप कह रही हैं मुझे गंगा के, मैं तो 22 जनवरी को कह चुकी भैया। तो 5 साल यही कह रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब अचानक से सारे नेताओं को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैं जलवायु परिवर्तन के लिए काम करूं? ये सब चीजें तो पहले से भी हो सकती। उनका तो मुझे नहीं पता है कि किसका कब टिकट कटा हो, उसने बयान कब दिया। मेरे को अपना पता है कि मैं 21 जनवरी तक चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहती थी, बल्कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे तक भी चुनाव लड़ना चाहती थी। मैं जैसे ही वहाँ जा कर के बैठी, जो मैंने सामने देखा, 5 घंटे 6 घंटे में कभी बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बैठी रही। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं दौड़ के सीढ़ियाँ भी चढ़ गई रामलला के दर्शन के लिए। उस दिन ही मेरा भाव परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए मैं बाकियों का भाव परिवर्तन क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे नहीं लड़ूंगी। मैं कैसे कहूँगी? मोदी ने पहला चुनाव जब लड़ा था, वो भी मैं होने में अभी मुझे 3-4 साल लगेंगे, उतनी उम्र होने में। जब मोदी जी ने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा है, वो मेरी उम्र होने में अभी मुझे कम से कम 4 साल लगेंगे। रायसेन में जो मंदिर है उसमें ताला पड़ा रहता है दीदी, आपका इतनी बड़ा नहीं छोड़ दिया। कल महाशिवरात्रि, कल वहाँ का ताला खुलेगा, और हमेशा नहीं करना चाहिए। मैंने तय किया है इसलिए कि मैं शिवरात्रि वाले दिन वहाँ जल चढ़ाने कभी नहीं जाऊँगी। मैं अपने बल से मंदिर का ताला खुलवाऊँगी और मैं वहाँ जल चढ़ाऊँगी। मैंने महादेव को कहा है
कि शेर शाह सूरी की मेहरबानी से मुझे जल नहीं चढ़ाना कि सब डर के मारे एक ही दिन खोल पाते हैं। जिस दिन हम अपने बल से, अपने दर्द से, अपने उससे खोल लेंगे, उस दिन हम जल चढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये है, अभी चुनाव में नहीं, चुनाव में हमें कोई विपक्ष को हमको कोई मुद्दा नहीं देना, चुनाव में बिल्कुल नहीं उठाना हमको। सोच रहे हैं अभी